हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मनीष या करेंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई। आज हम लोग जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का अपना डीपीपी नंबर 4 करेंगे। और हमने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में भी ट्राइजिंग कर दी थी कि उस 80 में से जो 40 सबसे इंपॉर्टेंट है वो हम लोग सबसे पहले करवा रहे हैं। तो हम लोगों ने टॉपिक नंबर 1 जो डीपीपी नंबर 1 था हमने लॉजिक गेट किया, दूसरा हमने किया था डायोड, तीसरा हमने किया बाइंडिंग एनर्जी। आज चौथा हमारा टॉपिक है जिसमें हम लोग हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा के सारे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, पांचवा हमारी जो डीपीपी आएगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डीपीपी आएगी। आप लोग पूछ रहे हैं भैया शेड्यूल तो दे दो। भाई शेड्यूल ऑलरेडी उस वीडियो में बता चुका हूँ। जो 22 तारीख को वीडियो आई थी उसमें 21 तारीख को उसमें सारा का सारा शेड्यूल तो हम बता ही चुके हैं, किस तारीख को कौन सा होगा। ठीक है, और पीडीएफ, ठीक है, मैं आज पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, तो उसमें देख लेना कौन सा जो है टॉपिक कब किस दिन होगा। ठीक है, और टेलीग्राम के लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल देता हूँ, तो उसमें आके आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, सारा पीडीएफ सारा डीपीपी वहीं पे अपलोड होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा डीपीपी है, डीपीपी नंबर 4। ठीक है, डीपीपी 76 लिखा है लेकिन हम लोग इसको डीपीपी 4 मानते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक के इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग चल रहा है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अगर μ1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज। सबसे पहले समझिए लाइमन सीरीज क्या होता है। लाइमन सीरीज का मतलब होता है जिसमें n1 = 1 हो और n2 क्या हो 2 3 4 5 6 कुछ भी हो। क्लियर। सीरीज लिमिट का मतलब क्या होता है। सीरीज लिमिट का मतलब होता है सबसे ऊपर से आ रहा है, सबसे ऊपर से आ रहा है। मतलब अगर मैं इसके सीरीज लिमिट की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ। जितना समझाने लायक है मैं उतना समझा रहा हूँ। ठीक है, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। ठीक है, सीरीज लिमिट का मतलब होता है कि n1 = 1 होगा लाइमन सीरीज के लिए और जो n2 होगा वो इनफाइनाइट होगा, क्योंकि सबसे ऊपर से आ रहा है। और इस केस में क्या होता है सीरीज लिमिट के केस में, क्योंकि n2 सबसे ज़्यादा है, इनफाइनाइट से आ रहा है, तो एनर्जी क्या होती है सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और लेमडा क्या होगा सबसे कम होगा। ठीक है, क्योंकि एनर्जी सबसे ज़्यादा तो एनर्जी = होती है SC/λ, तो एनर्जी बढ़ेगी तो लेमडा कम हो जाएगी। ठीक, क्लियर है। फर्स्ट लाइन का मतलब क्या होता है, अगर क्वेश्चन में लिखा होता फर्स्ट लाइन, इसका मतलब होता है जस्ट ऊपर से, मतलब n1 = 1 होता, n2 = 2 होता। ठीक है, क्लियर। एंड μ2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। देखिए दिया ना फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज का फर्स्ट लाइन का मतलब होता है कि n1 = 1 अभी भी है लेकिन n2 = क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब जस्ट ऊपर से आएगा, जस्ट मतलब उसके ऊपर से आएगा। क्लियर है। ठीक, एंड μ3 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज लिमिट ऑफ बार्मर सीरीज। बार्मर सीरीज क्या होता है पहले ये समझो। बार्मर सीरीज हमारा होता है जहाँ पे n1 = 2 होती है और n2 वैल्यू क्या होती है 2 3 4 5 6 ऐसे निकलती है। अब सीरीज लिमिट दे दिया, सीरीज लिमिट का मतलब फिर से वही हो गया, n1 की वैल्यू 2 होगी और n2 वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि इनफाइनाइट से आएगा तभी तो सीरीज लिमिट की बात करेंगे। अब कह रहा है कि बताओ इसमें से कौन सा इक्वेशन जो है सही है, कौन सा इक्वेशन सही है। ठीक है, म्यू के अकॉर्डिंग कौन सा इक्वेशन सही है। ठीक है, तो म्यू का फॉर्मूला क्या होता है RC 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये फॉर्मूला नहीं याद रखना चाहते हो तो 1.1 वाला जो फॉर्मूला तो जो मैंने डायरेक्ट लिखवाया था वो भी तुम याद कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अगर मैं सबसे पहले लिखूँ μ1 मतलब कि पहला जो सीरीज लिमिट अप्लाई मैंने, तो मैं क्या लिखूंगा RC 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/∞ मतलब 0 हो जाएगा। ठीक, ये μ1 हुआ। अगर मैं μ2 लिखूँ तो ये हो जाएगा RC 1/n1 का स्क्वायर। क्या था फर्स्ट लाइन में क्या था, n1 की वैल्यू 1 थी, n2 की वैल्यू 2 थी, तो 1/1 माइनस 1/4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और अगर मैं μ3 लिखूँ तो क्या लिखूंगा RC 1/4 माइनस 1/∞। 1/4 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि n1 की वैल्यू 2 और n2 वैल्यू इनफाइनाइट है। ठीक है, अब हमको चेक करना पड़ेगा चारों ऑप्शन में से कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, डायरेक्ट तो निकाल नहीं पाओगे, अब तुमको कॉमन सेंस निकाल के तुमको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन से इसमें से सही है। ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन क्या है μ1 - μ2 = μ3। पहला ऑप्शन है तो पहला चेक कर लो। μ1 हमारे पास है, μ2 है, μ3 मतलब अगर मैं μ1 में से μ2 हटाऊँ तो क्या μ3 आ रहा है, बस यही चेक करना हमको। चेक कर लो भैया, μ1 क्या दे रखा है, μ1 आपका दे रखा है, म्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, μ1 दे रखा है आपका RC माइनस, क्योंकि 1/1 माइनस 1/∞ तो 0 हो जाएगा, तो RC ही बचेगा। μ2 कितना दे रखा है RC × 3/4। देखो 4 × 1 = 4 माइनस 1 3/4 हो गया। ठीक, तो RC माइनस 3RC/4 मतलब कितना हो गया RC/4 हो गया, μ1 - μ2।
और μ3 कितना दे रखा है, μ3 भी तो वही है, RC/4 है, तो देखो RC/4 है, मतलब क्या हो गया, μ1 माइनस μ2 इक्वल टू μ3 हो गया। हमारा पहला ऑप्शन ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन चेक करने की नीड ही नहीं पड़ी, ठीक है। 2018 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो सीरीज लिमिट क्या होता है, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, ब्रैकेट, पी फंड, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट लाइन क्या होती है, सीरीज लिमिट क्या होती है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैंने μ1 निकाल दिया, μ2 निकाल दिया, μ3 निकाल दिया, ठीक। μ3 में 1/2 का स्क्वायर था ना, देखो μ3 के लिए हमने यहाँ पे लिखा ना n1 की वैल्यू 2, n2 वैल्यू इन्फाइनाइट, बस उसको पुट करके निकाला, क्या हो गया, μ1 माइनस μ2 इक्वल टू μ3। क्लियर है। तो पहले का पहला, ठीक है। चलो देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है इफ द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर, तो सबसे पहले लिख लो फर्स्ट लाइन ऑफ बामर का मतलब क्या होता है। फर्स्ट लाइन ऑफ बामर का मतलब होता है n1 की वैल्यू तो 2 होगी, क्योंकि बामर में वही होता है लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट पी फंड, तो n1 इक्वल टू 1, n1 इक्वल टू 2, n1 इक्वल टू 3 ऐसे जाता है। तो बामर में n1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, और n2 की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर का मतलब जस्ट उसके ऊपर से, तो अगर ये 2 है तो n2 की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, पहला चीज़। इसका वेवलेंथ दे रखा है भैया ने कितना, 6561 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ सीरीज, कह रहा है वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ सीरीज क्या होगी, इसी लाइन की सीरीज की। तो सेकेंड लाइन ऑफ बामर क्या होगी, बताओ भैया। n1 की वैल्यू तो अभी भी 2 रहेगी, वो तो फिक्स ग्राउंड स्टेट है। n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सेकेंड लाइन का मतलब क्या हुआ, n1 की वैल्यू 3, फर्स्ट लाइन का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर का मतलब हुआ 2 से जस्ट ऊपर, तो 3 हो गया। सेकेंड लाइन का मतलब क्या हुआ, 2 से 2 ऊपर, तो 2 के बाद 3 और 4, तो क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक। इसका x है, हमसे पूछ रहा है, ठीक। तो हमको मालूम है 1/λ इक्वल टू क्या होता है, 1.1 इंटू 10⁻7, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। देखो मैं सारे क्वेश्चन इसी सॉल्व करवाता हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन आसानी सॉल्व हो जाते हैं। मैंने 4 ही फॉर्मूले लिखवाए होंगे अवतार के सीरीज में, या इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक में भी जब मैंने पढ़ाया था 4 ही फॉर्मूला लिखवाया। फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला है, एक वेवलेंथ का है, एक एनर्जी के 2 फॉर्मूले हैं, ठीक है, और एक वेलोसिटी का फॉर्मूला है। बस 4 फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो लेमडा वाला फॉर्मूला ये था हमारे पास 1.1 इंटू 10⁻7, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो मैं क्या लिखूंगा, 1/λ1 कितना था, 6561 एंगस्ट्रॉम, 6561 लिखता हूँ क्योंकि आंसर भी एंगस्ट्रॉम में है, ठीक। इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻7, 1/ इनिशियल का स्क्वायर 1/4 माइनस 1/9, ठीक, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और 1/x मान लेता हूँ दूसरे वाले को, तो इसको लिखूंगा 1.1 इंटू 10⁻7, 1/4 माइनस 1/16। क्लियर है यहाँ तक, आई डोंट थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत होगी। दोनों को डिवाइड कर देते हैं भैया, अंदर वाला अंदर मल्टीप्लाई, बाहर वाला बाहर मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, x/6561 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ये दोनों तो कट गया, ये कितना हो जाएगा, 9 4 का एलसीएम लोग 36 आएगा, तो 9 माइनस 4, नीचे एलसीएम लोग 16 और 4 का, तो 16 ही आएगा, तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, ये तो होगा। तो कितना हो गया, 5/36 और 3/16, अंदर का अंदर बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, मतलब 80/36 गुणे 3 इक्वल टू x/6561। एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 80/36 इंटू 3 इंटू 6561, ठीक है। कैलकुलेटर लेता हूँ, मोबाइल ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसे नॉर्मल सॉल्व करूँगा तो टाइम तो लगेगा। तुम लोग सॉल्व कर लिया करना, ठीक है, तुम लोग अपने मन से ही सॉल्व करना, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। 80 इंटू 6561 डिवाइडेड बाई 36 डिवाइडेड बाई 3, 4860 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है, ठीक है। तुम लोग खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है, ऐसा नहीं कि सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। राउंड ऑफ करके आंसर तुम्हारा उतना ही आएगा, मान लो 5000 आंसर आ गया, तब भी तो 4860 को तुम टिक कर सकते हो, ठीक है। तो 4860 तुम्हारा एंगस्ट्रॉम आंसर हो जाएगा, दूसरे का बी, ठीक है। थोड़ा टाइम लग रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन सारे इसके अच्छे आते हैं, और एक क्वेश्चन तो फिक्स हर साल आता है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन देख के बस 2 फॉर्मूला अप्लाई करो, अपना क्वेश्चन ले जाओ यार, ठीक है। अगला देखो, कह रहा है रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। सबसे पहले समझो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ, अगर कोई चीज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है इसका मतलब एनर्जी उसकी सबसे मिनिमम होगी, ठीक। और एनर्जी मिनिमम कब होती है, जब जस्ट ऊपर से आता है, और एनर्जी मैक्सिमम कब होती है, जब जस्ट सबसे ऊपर से मतलब सबसे इनफाइनाइट से आता है। तो अगर इनफाइनाइट से आने पे एनर्जी मैक्सिमम हो रही है तो एनर्जी मिनिमम कब होगी, जस्ट ऊपर से आएगा, तो जस्ट ऊपर से आएगा तो एनर्जी मिनिमम होगी, और वेवलेंथ क्या होगा, सबसे मैक्सिमम होगा।
मतलब ये कह रहा है कि लाइमन सीरीज है तो N1 की वैल्यू 1 होगी और N2 की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि जस्ट ऊपर से आएगा तभी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी और एनर्जी सबसे कम होगी। ठीक है, क्लियर है। चलो, और बामर सीरीज की भी बात कर रहा है लॉन्गेस्ट की, तो बामर में भी वही फिर से आ गया, N1 की वैल्यू 2 होगी और N2 वैल्यू क्या होगी 3 होगी, क्योंकि जस्ट उसके ऊपर से ही आएगा तभी वेवलेंथ हमारा लॉन्गेस्ट होगा। ठीक है, कह रहा है इसका रेशियो बता दो, तो मैं पहले लाइमन के लिए लिखता हूँ, तो 1/λ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁻7, 1/1 माइनस 1/4 हो गया, और 1/λ बामर का लिखूंगा तो 1.1 इंटू 10⁻7, 1/4 माइनस 1/9 हो गया। दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो ये अंदर ये बाहर का बाहर, तो क्या हो जाएगा λ/λ इक्वल टू हो जाएगा कि कट जाएगा, ये बचेगा कितना 3/4 और ये कितना बचेगा 4 9 36, अभी निकालेंगे ना 1/4 माइनस 1/5/36, अभी निकाला था हमने 5/36, अंदर के अंदर मल्टीप्लाई बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 3 गुणे 36 अपन 4 गुणे 5, 4 से कटेगा कितने बार 9 बार में, तो कितना हो गया 9 3 27/5, मतलब λ/λ आ गया 27/5। अब देखो यहाँ पे गलती क्या करता है बच्चा, देखो उसने पूछा है कि λ/λ, क्या पूछा है λ/λ, ये क्या निकल के आया है, क्योंकि 1/λ होता है ना फॉर्मूले में, तो ये उल्टा आता है, λ/λ हमारा आया है, तो λ/λ क्या हो जाएगा 5/27 हो जाएगा। तो अगर कहीं ऑप्शन में तुमको ये दिखे 27/5 तो डायरेक्ट 27/5 मत मारना, पहले चेक कर लेना किसका किसका रेशियो पूछा है। तो λ/λ हमसे नहीं पूछा है, वो पूछा है कि वेवलेंथ इन द लाइमन अपॉन वेवलेंथ इन द बामर पूछा है, तो कितना हो गया 5/27। ठीक है, सी क्लियर है। तो तीसरे का सी, ठीक है। कह रहा है द ग्राउंड स्टेट, कह रहा है कि जो एनर्जी है वो दे रखी है -13.6, कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 2 टाइम्स टोटल एनर्जी की होती है, तो कितना हो जाएगा 2 गुणे -13.6, मतलब कितना हो गया -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, बी हो जाएगी। चौथे का बी, ठीक है। अगला देख लो यार, कह रहा फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज इन हाइड्रोजन एटम इज μ0, मतलब जो फर्स्ट लाइन है बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन, मतलब फर्स्ट लाइन देखो एक हाइड्रोजन की बात कर रहा है और एक हीलियम की बात कर रहा है, तो अब तुम यही देखो कि फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन फोर्थ लाइन सब हाइड्रोजन के लिए होता है ना, हीलियम के लिए तो ऐसा कुछ सील लगाओगे नहीं। तो किस पे कुछ ऐसा फॉर्मूला सोचो कि तुम्हारे में, जैसे मैं अगर इसको लगाने जाऊँ तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है 3.3 इंटू 10⁻15 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला कैसे आता है ना, सब 18 इंपॉर्टेंट टॉपिक में बता रखा हूँ, अवतार सीरीज में बता रखा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये होता है। तो मैं तो हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट लाइन अब अगर मैं बामर लिखता हूँ तो क्या होगा, फर्स्ट लाइन बामर में N1 की वैल्यू 2 N2 की वैल्यू 3, ये तो लिख दूंगा मैं, लेकिन हीलियम के लिए मैं क्या लिखूँ, कह रहा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइन एमिटेड बाय सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम, इसके लिए मैं कैसे लिखाऊँ, मतलब एक हाइड्रोजन है हीलियम है, मुझे कहीं ना कहीं एटॉमिक नंबर का खेला खेलना पड़ेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर पे ही डिपेंडेंट है, क्योंकि दोनों का एक ही चीज़ अलग है, एटॉमिक नंबर ही। क्योंकि जो बामर सीरीज में S2 हाइड्रोजन एटम का μ0 दे रखा है, हीलियम में भी वही पूछ रहा है सिंगल आयनाइज्ड का पूछ रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं एटॉमिक नंबर से ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का n तो बराबर होगा, और दोनों का n बराबर हो गया तो हमको कहीं ना कहीं क्या खेलना पड़ेगा, जेड से खेलना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, जेड स्क्वायर अपन n क्यूब होती है, सबको पता है, n तो दोनों का सेम हो जाएगा, तो क्या होगा फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, मतलब एटॉमिक नंबर के स्क्वायर। तो μ0 दे रखा है पहला, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, और x मान लेता हूँ दूसरे को, तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम, मतलब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, मतलब μ0 अपन x इक्वल टू 1/4, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 μ0 हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अपने माइंड में लेके चलना हमेशा कि कभी भी 2 एटम अलग अलग आ गया, जब तक हाइड्रोजन की बात करेगा तो जेड, जैसे मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था RC लिखा था ना सबसे पहले वेवलेंथ वाले में, कभी आंसर देखना फॉर्मूले में RZ स्क्वायर ऐसे करके होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये जेड वाला फॉर्मूला हम कब अप्लाई करते हैं, जब दोनों अलग अलग हो, एक हाइड्रोजन है एक हीलियम हो, नहीं तो हम सीधे ये फॉर्मूला अपना याद रखो, अगर हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहा है तो हमेशा सीधे फॉर्मूला याद रखो, क्यों, क्योंकि जेड तो उसका हमेशा 1 ही होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कुछ चेंज आएगा ही नहीं, इसलिए हमेशा अपने डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखो। बहुत रेयर चांस होता है कि वो हीलियम के बारे में लिथियम के बारे में पूछेगा, तो वहाँ पे जेड से खेलना पड़ता है। तो तुमको क्या याद रखना पड़ेगा उस केस में, ये टाइम पीरियड कैसे वेरी करता है, फ्रीक्वेंसी कैसे वेरी करता है, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z/n होता है, एनर्जी कैसे वेरी करता है, रेडियस इक्वल टू n²/z होता है प्रोपोर्शनलिटी में, तो ये सारी चीज़ें तुमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 4 μ0
नॉट, 4 म्यू नॉट, 4 म्यू नॉट। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा कोर्सेज के बारे में बता देना चाहता हूँ अपने। ठीक है, जो भी ये डीपीपी वगैरह चल रही है, तुमको ये भी सोच रहे होगे तुम लोग कि मतलब इसका पूरा फुल लेक्चर कहाँ पे है। लेक्चर देखने के बाद जो डीपीपी करता है इंसान, जहाँ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पहले 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक करके आओ, तो हमारा एक पूरा प्रॉपर कोर्स भी है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का, जिसमें ये जो सारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके लेक्चर्स, मतलब पूरे पहले नोट्स, फिर उसकी ट्रिक्स, उसके सारे टिप्स, उसके बाद हर टॉपिक पे 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया गया है। अराउंड मतलब 3000 से 4000 क्वेश्चन तुमको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाया गया है। ठीक है, और ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर साल इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। नीट 2023 में, ठीक है, नीट 2023 में इससे 152 नंबर के क्वेश्चन आए थे, 2024 में 188 आउट ऑफ 200 नंबर के क्वेश्चन आए थे, और 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चन आए थे, और अगर विद फार्मूला चलते तो 156 नंबर के क्वेश्चन आए थे। सारे के सारे प्रूफ वीडियो हमारे यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, जाके देख सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स अगर कोई बच्चा करता है तो 120 नंबर मिनिमम उसके फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, तुम्हारे पूरे के पूरे 80% सिलेबस होता है। उसी तरीके से हमारा केमिस्ट्री का भी बैच है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का, इसके भी डेमो लेक्चर पड़े हुए हैं, कोई चाहे तो खरीद सकता है, हमसे पूरा फुल कोर्स भी खरीद सकता है। ठीक है, तो ये जो बैच केमिस्ट्री का है इसमें तुम्हारे टोटल 60 घंटे के लेक्चर हैं, और फिजिक्स में टोटल 55 घंटे के लेक्चर हैं। दोनों अगर कोई फिजिक्स करता है तो 120 नंबर मिनिमम आएंगे, और कोई केमिस्ट्री और अवतार का पार्ट 3 कर लेता है तो 160 से 180 नंबर उसके गारंटेड है। क्वेश्चन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में एच फंस जाते हैं, उसके बाहर कुछ पूछा नहीं जाता है। ठीक है, अगर किसी को ये बैचेस चाहिए तो व्हाट्सअप कर दो 7307528981 पे। इस पर व्हाट्सअप करोगे, एक QR जाएगा, बोलोगे भैया बैच चाहिए, QR जाएगा, पे करोगे, स्क्रीनशॉट दोगे तो तुम्हें ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। प्राइवेट ग्रुप है सारे, वहाँ पे टेलीग्राम पे तुम्हें ऐड करके सारे लेक्चर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, फिजिक्स की फीस है 500, केमिस्ट्री की 250 है, अवतार पार्ट 3 की 250 है। अवतार के पार्ट 3 में हम लोगों ने एमसीआई जेमेंस के एजर्सन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले सारे क्वेश्चन के थ्रू पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करवाया है। ठीक है, अगर तीनों को एक साथ लेता तो 950 रुपीज़ उसकी फीस पड़ेगी। ठीक है, तो व्हाट्सअप कर दो अगर किसी को कोई भी बैच लेना तो। ठीक है, थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अगर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू द आयनाइज द हाइड्रोजन एटम, देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू 2। एनर्जी इक्वल टू क्या होती है भैया, -13.6 Z स्क्वायर अपन n स्क्वायर, -13.6 Z की वैल्यू 1 ही होगी हाइड्रोजन एटम के केस में। n स्क्वायर मतलब 2 2 दूना 4, कितना हो जाएगा बताओ, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, C हो जाएगी, C डायरेक्ट मैंने कर दिया। क्यों, और देखो अगर यहाँ पे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, देखो आंसर तो माइनस में ही आ रहा है, तो कभी कुछ बच्चे माइनस में टिक करके चले आएंगे, गलत हो जाएगा। देखो आयनाइजेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव में होते हैं, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। तो आंसर हमेशा क्या रखोगे, पॉजिटिव में रखो। एक्साइटेशन एनर्जी भी, आयनाइजेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी अगर पूछता है तो आंसर पॉजिटिव में ला देना। ठीक है, क्योंकि ये ई जो होता है ना, डेल्टा ई होता है, E2 माइनस E1 होता है, ये 0 माइनस, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है तो 0 माइनस -3.4 होगा, इनफाइनाइट से हो जाता है इसमें, तो इसलिए 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आता है, प्लस में ही आता है। ठीक है, एक्साइटेशन एनर्जी के केस में। लेकिन हमको अगर कुछ चीज़ें याद हों, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, इनका आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही देना होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट पॉजिटिव में दे दो, बात ही खत्म। ठीक है, तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कह रहा है हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू अनदर स्टेट विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4। कह रहा है कि ग्राउंड स्टेट से n इक्वल टू 4 में गया तो स्पेक्ट्रल लाइन कितने होंगे। तो भैया स्पेक्ट्रल लाइन, एमिशन स्पेक्ट्रा पूछ रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रा पूछ रहा है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का अलग फॉर्मूला होता है, एमिशन स्पेक्ट्रा का अलग फॉर्मूला होता है। एमिशन स्पेक्ट्रा का फॉर्मूला क्या होता है, n ब्रैकेट में n-1/2, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1/2, कितना हो जाएगा 4 इंटू 3/2, कितना हो गया 6 हो जाएगा, D 6 हो जाएगा, D। ठीक, चलो कह रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम इमिट्स फोटॉन ऑफ हाईएस्ट एनर्जी। कह रहा है इमिट कौन करेगा अपना फोटॉन हाईएस्ट एनर्जी। तो सबसे पहले ध्यान रखो, इमिशन कब होता है, जब ऊपर से नीचे आती है। जब ऊपर से कोई एनर्जी, जैसे n इक्वल टू 5 से तुम 2 में चले आए तो एमिशन हो रहा है, 6 से 4 में चले आए तब भी एमिट होगा। लेकिन अगर तुम 2 से 3 में चले गए तो क्या हो रहा है, 2 से 3 में जाने के लिए तुमको कुछ एनर्जी की आवश्यकता होगी, मतलब वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होगा, समझे। अगर बड़े से छोटे में आ रहे हो तो हमेशा एमिशन होगा, ऊपर से नीचे आ रहे हो हमेशा एमिशन होगा। ठीक है, लेकिन अगर छोटे से ऊपर में जा रहे हो 1 से 3 में, 1 से 5 में, 2 से 4 में, 2 से 6 में, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है।
हमसे पूछ रहा है एमिशन स्पेक्ट्रा का सबसे बड़ा एनर्जी का डिफरेंस कहाँ आएगा, ये पूछ रहा है ना। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मतलब एनर्जी ज़्यादा, क्योंकि एनर्जी इक्वल टू एच में होता है। तो देखो N1 से N2 में जा रहे हो तो ये तो खत्म हो गई इसकी कहानी ही, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। ठीक है, हमसे एमिशन स्पेक्ट्रा पूछा है। N2 से N6 में जा रहे हो, ये भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, इसकी भी कहानी खत्म हो गई। ठीक, अब 6 से 2 में जा रहे हो, 6 से 2 में जा रहे हो और 2 से 1 में जा रहे हो, दोनों क्या है हमारा, क्या है, दोनों हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा। अब पूछ रहा है किस में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आएगी, तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या होता है, एच में, मतलब फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा होगी जिसका डिफरेंस एनर्जी का ज़्यादा होगा। तो 2 से 1 में जाने में डिफरेंस सबसे ज़्यादा आता है, तो 2 से 1 हमारा आंसर है। क्यों, आपको भाई आपने कैसे सीधे लगा दिया, तो भाई मैंने तुमको बता भी रखा था ऐसे करके। ठीक है, तुम जाके पढ़ना लेक्चर देखोगे तो तुमको मैंने बता रखा है कि इन दोनों का डिफरेंस लगभग 10 पॉइंट कुछ आता है, फिर थोड़ा डिफरेंस और कम होता है, फिर और कम होता है, जितना ऊपर जाओगे डिफरेंस उतना कम होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो ग्राउंड स्टेट है उसका होता है -13.6, दूसरा अगर निकालोगे तो -13.6 जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर, मतलब कितना हो -13.6 इंटू 1/4, मतलब 3.4 आएगा, इसका आएगा 3.4 माइनस में, दोनों का डिफरेंस लोगे तो लगभग 10 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस होती है वो सबसे नीचे वाले, मतलब जो सबसे नीचे का डिफरेंस होता है उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस आता है, और जब एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। और ये मैं कई बार तुमको बता चुका हूँ, कहाँ पे, अवतार में भी कराया था, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में भी कराया था, रिवीजन वाले लेक्चर में भी ये क्वेश्चन करवा रखा हूँ, और डीपीपी में भी सेम क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार। ठीक है, तो 8वें का चौथा सही है। ठीक है, अगला देखो, कह रहा है टेकिंग द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट बामर लाइन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। देखो बामर लाइन का N1 = 3, N1 पहले ही दे रखा है भैया। फर्स्ट लाइन का मतलब अगर नहीं दिया होता बामर का तब भी आपको पता होता कि N1 का वैल्यू 2 होता है और N2 का वैल्यू जस्ट उसके ऊपर वाला 3 होता है। ठीक है, और 660 नैनोमीटर दे रखा है। कह रहा है वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ बामर, तो सेकेंड लाइन ऑफ बामर का मतलब अभी भी आपको पता होता कि N1 की वैल्यू अभी भी 2 होगी और N2 वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसका x है, पूछ रहा कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन कर चुके। तो 1/660 = 1.1 × 10⁻7 1/4 - 1/9, और उसको 1/x मान लेते हैं। ठीक है, 1.1 × 10⁻7 1/4 - 1/16। अरे भाई 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, सॉल्व कर लो यार। ऊपर चला जाएगा x, नीचे आ जाएगा 160, ये कर देंगे पूरे। ये हमारा कितना आ रहा था, 4 9 36 था, 36 था, 9 - 4, ये 5/36 आ रहा था, और ये कितना आ रहा था, 16 का 16 था, 4 चौको 16, 3/16 आ रहा था। अंदर का अंदर मल्टीप्लाई करो, बाहर का बाहर, मतलब 16 × 5 = 36 × 3, वही सेम क्वेश्चन आ गया, बस 80/36 × 3 × 660। सॉल्व कर लेते हैं भैया। 80 × 660 / 36 / 3, 488.88 बी हमारा नैनोमीटर में सॉरी। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, बस तुमको याद रखना है कि मतलब लाइमन क्या होता है, बामर क्या होता है, ब्रैकेट क्या होता है, पी पास्टन क्या होता है, पी फंड क्या होता है। तो 488.9 मीटर सही है, नैनोमीटर। ठीक, कह रहा है अगर बाइंडिंग एनर्जी जो है हाइड्रोजन एटम का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li+2। अब देखना है यहाँ पे खेला, देखो क्या होगा। ये हाइड्रोजन एटम का दिया है और ये लिथियम एटम, दो अलग अलग एटम है, मतलब हमको एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जहाँ पे जेड भी आता हो, मतलब -13.6 Z²/n²। तो क्या हो जाएगा, -13.6 जेड की वैल्यू कितनी होगी लिथियम के लिए, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम मतलब 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। लिथियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी होगी, एटॉमिक नंबर 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। और Li++ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दे रखा है ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में मतलब n की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, 2 2 4, तो 13.6 × 9/4, 13.6 × 9 / 4, 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, क्लियर है। और देखो ये क्या कह रहा है, Li++ से निकालना है, तो भैया Li से पहले निकालो Li+, फिर Li+ से निकालोगे तब Li++ आएगा, तो आंसर अपने आप पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो क्या हो गया, 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है, जेड का हमको यूज क्यों आया, क्योंकि दोनों अलग अलग दे रखे थे। अगर हाइड्रोजन होता तो हम क्या करते, 13.6 × 1/4 कर देते, लेकिन लिथियम था तो जेड का स्क्वायर 9/4 हो जाएगा। ठीक है, 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक,
कह रहा है ग्राउंड स्टेट एनर्जी दे रखी है -13.6 पोटेंशियल एनर्जी। भैया अभी क्वेश्चन करवाएं, पोटेंशियल एनर्जी होता है 2 टाइम्स एनर्जी, 2 गुणे -13.6 कितना हो गया, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बी हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने करवाया था। ठीक, कह रहा है अब इफ द सीरीज लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, देखना फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ऑफ लाइमन सीरीज इज μ1। लाइमन सीरीज का सीरीज लिमिट का मतलब हुआ n1 का वैल्यू 1 होगा, n2 वैल्यू इनफाइनाइट होगा। देन सीरीज लिमिट ऑफ पी फंड सीरीज, पी फंड का मतलब क्या होता है, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट पी फंड, ये होता है ना 5, इसमें n1 की वैल्यू 1 होती है, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, मतलब n1 की वैल्यू होगी 5, n2 वैल्यू होगी इनफाइनाइट, क्योंकि इसमें भी सीरीज लिमिट की बात करिए। और फ्रीक्वेंसी की हमसे क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो भैया फ्रीक्वेंसी अगर मैं लाइमन का लिखता हूँ तो होगा 3.3 × 10⁻15 1/1 -1 इनफाइनाइट। और फ्रीक्वेंसी अगर मैं पी फंड का रखता हूँ तो 3.3 × 10⁻15 1/25 -1 इनफाइनाइट, क्योंकि 5 है। बस सॉल्व कर लो यार, ख़त्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा अपन 1, और ये कितना 1/25 हो जाएगा, 25 चला गया ऊपर, तो मतलब μ1 = 25 टाइम्स μp। हमसे पी फंड का पूछा है तो μp = μ1/25, 25 बार में डिवाइड डी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। देख लो, कुछ है नहीं यार, बस लाइमन बामर ब्रैकेट पास्चन पी फंड, बस देखना है n1 की वैल्यू 1 कब होती है, 2 कब होती है, 3 कब होती है, 4 कब होती है, 5 कब होती है, बस। नहीं। देखो कह रहा है डायग्राम दे रखा है, बताओ बीच रिप्रेजेंट द एमिशन ऑफ फोटॉन विद द मोस्ट एनर्जी, सबसे ज़्यादा एनर्जी कब होगी, किस एमिशन में होगी। ठीक है, देखो पहला 1 से जा रहा है 3 में, तो सबसे पहले देखो हमसे एमिशन एनर्जी पूछा है, तो ये तो एब्जॉर्प्शन हो गया, नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक, तो इसको ख़त्म करो। अब बच रहा है एक ये बच रहा है, एक ये बच रहा है, ऐसे लग रहा है फिगर गलती दे दिया, मैं अपने हिसाब से समझा देता हूँ तुम्हें। ठीक है, ठीक, तो एक है 4 से 3 में जा रहे हो, एक है 4 से 2 में जा रहे हो, एक है 4 से 1 में आ रहे हो। बताओ सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पे आएगी, बोलो, तुम खुद सोचो, सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पे आएगी। देखो जब n1 का कितनी एनर्जी थी, -13.6, n2 कितनी थी, -3.4, n3 की कितनी थी, और कम होगी, n4 की क्या होगी, और कम होगी। तो डिफरेंस सबसे ज़्यादा किस में आएगा, 13.6 में से अगर मैं 3.4 को घटाऊँ तो ये 10 पॉइंट कुछ आता है। ठीक, अगर मैं 13.6 में से यहाँ पे थोड़ा और घटाऊँ तो 3 और 4 का भी लिख लेते हैं ना यार, क्या दिक्कत है, -13.6 डिवाइडेड बाई 9, ये आएगा 1.51, 4 में कितना होगा, 13.6 डिवाइडेड बाई 4 16, ये आएगा 0.85। ऐसे ही तो बनता है स्पेक्ट्रा। अब देख लो डिफरेंस सबसे ज़्यादा किस में, अगर 4 में से 3, 4 ये वाला अगर मैं इसके बात करता हूँ, 4 में से 1 में जा रहा है, मतलब -13.6 -0.85 कितना हो जाएगा, -13.6 + 0.85, मतलब सबसे ज़्यादा जो आंसर आएगा इसी का आना चाहिए, 3 आना चाहिए यार। थ्री आना चाहिए, मोस्ट एनर्जी किसकी होगी, 3 की होगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन मैंने कैसा बनाया है, मैंने मान लिया है कि इसका और इसका ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि तुम खुद ही क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में साफ दिखा नहीं कौन सा किस में जा रहा है। ठीक है, अगर मान लो उसने यही क्वेश्चन तुमसे ऐसे पूछा होता कि बस ये इसमें से इसमें जा रहा है और इसमें से इसमें और ये इसमें से इसमें जा रहा है, तो तुम खुद देखो अब इसका आंसर चेंज हो जाता है। 2 से 1 में जब जाता है तो आंसर मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ देख लेना कि क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है। मैंने जो तुमको सॉल्व करवाया, मैंने ये मान के सॉल्व करवाया कि क्वेश्चन पूरा इसमें शो नहीं कर रहा सही से, तो मैंने ये माना है कि ये इसमें आ रहा है और ये इसमें आ रहा है और ये इसमें आ रहा है। तो कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना कि कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, क्लियर है। और कोई डाउट होगी तो डाउट वाले सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 3 होगा अगर मैं इसको इस तरीके से मान के सॉल्व करूँ तो। अगर फिगर उसने सही से बनाया होता और बस यहीं से यहाँ दिया होता तो ये वाला आंसर हमारा सबसे ज़्यादा कौन होता, 2 से 1 वाला हो जाता। ठीक है, तो मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, कह रहे डायग्राम शो द पाथ ऑफ 4 अल्फा पार्टिकल। 4 अल्फा पार्टिकल होते हैं। अल्फा पार्टिकल मतलब क्या होता है, पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं। वो ऐसे आ रहे हैं, एनर्जी न्यूक्लियस से स्कैटर्ड हो रही है। सही बात है, क्योंकि न्यूक्लियस भी तो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव रिपल्सन करना चाहिए। तो देखो पहला वाला रिपल्सन किया, दूसरा वाला रिपल्सन किया, बिल्कुल सही बात है। तीसरा वाला क्या कर रहा है, तीसरा वाला, चौथा देखो, चौथा सबसे पहले तो अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये तो गलत बात है, चौथा कभी पॉसिबल होगा नहीं। ठीक,
और तीसरा वाला इतना सडन जाके मुड़ रहा है, ऐसे नहीं मुड़ता है कोई चीज़, अगर मुड़नी भी होगी ना उसको तो ऐसे जाके ऐसे यहाँ से मुड़ेगा, ठीक, मतलब मुड़ेगा इधर, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है तो ऐसे इधर ही नहीं जाके इतना इतना ज़्यादा फोर्स भी नहीं होता है कि पहले ही जाके इधर मुड़ जाए एकदम, ठीक है। तो तीसरा भी पॉसिबल नहीं है, चौथा भी पॉसिबल नहीं है, तो एज आंसर हो जाएगा 3 और 4, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया DPP नंबर 4, ठीक है। आई होप कि तुमको समझ में आया होगा, जितने अच्छे क्वेश्चन थे मैंने सारे करवा दिए हैं, ठीक है। और इनकी अगर पूरी डिटेल में तुमको लेक्चर देखना है, ठीक है, तो यार हमारे बैचेस तुम ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है बीच में मैंने बता रखा है, ठीक है। कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट वाले सेक्शन में बताओगे, वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे और हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। जितना ज़्यादा सपोर्ट दिखाओगे उतना ज़्यादा हम तुम्हारे लिए काम करेंगे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो।